नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राज्य में आज डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और उसके ऐलान के साथ ही भारी विरोध भी शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक दवाएं लिखने की मंजूरी दे दी गई है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी और बताया कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एलोपैथिक दवाएं भी लिख सकेंगे। लंबे समय से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसकी मांग कर रहे थे। आज हिमाचल प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनमन्य करने की जो बहुत लंबे समय से मांग थी, विशेष करके कोरोना महामारी में कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है। तमाम प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार था, उनको सुझाव देने का अधिकार था। कर तो यहाँ भी रहे थे इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से ये निर्णय नहीं था सरकार का। तो आज ये सरकार ने ये भी निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के साथ ही भारी विरोध भी शुरू हो गया है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाओं के लिखने की इजाजत देने के उत्तराखंड सरकार के ऐलान पर आईएमए ने कड़ा ऐतराज जताया है। आईएमए का कहना है कि यह मिक्सोपैथी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी ऐतराज जता चुका है। आईएमए ने इसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करार दिया है। साथ ही कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ जैसा होगा। डॉक्टर अगर एलोपैथिक दवाई लिखता है तो इसे मिक्सोपैथी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और इवन नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इस चीज़ को मना किया है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं इस पे। और वो सब रूलिंग्स में कोई 15-20 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी के व्हाट्सएप पे, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के व्हाट्सएप पे मैं सब भेज चुका हूँ रूलिंग्स को, ताकि ये गवर्नमेंट को सब पता चल जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है तो आईएमए का विरोध किया है। भारतीय चिकित्सा परिषद का कहना है कि आईएमए सिर्फ अपने हित देखता है, इसलिए अच्छे फैसले का विरोध कर रहे हैं। जनता के हित की कभी चिंता नहीं की, उन्हें केवल अपनी चिंता रहती है। और स्पेशली आप जब देखेंगे तो जब भी जो है वो उनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि 80% जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर किसी की जिंदगी को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। सरकार में बैठे हुए लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो सत्ता में बैठे हुए प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जो है एलोपैथिक डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं उसको लिख सकेंगे। तो भाई अलग अलग क्यों आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टरों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, एक साथ ही दे दी जाए, सबको एक ही श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद ना आयुर्वेदिक की बात होगी ना एलोपैथिक की बात होगी, सब एक समकक्ष होंगे। अब पता नहीं मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी और अगर किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े में कानून के हाथ कहां तक पहुंचेंगे, यह एसआईटी जांच तय करेगी, जिसके रडार पर वो हर लैब है जिसने कुंभ में जांच की। पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हरिद्वार में जान से खिलवाड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा 14 दिन में हुआ। हरिद्वार में हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की जांच जारी है, पर जांच की आज क्या असली गुनहगारों तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। खबर है कि कई सफेदपोश इस फर्जीवाड़े की आड़ में जेब गर्म करना चाहते थे। मामले में एसआईटी ने एक एजेंसी और 2 लैब को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब देने के लिए 4 दिन का वक्त दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव के डीएम हरिद्वार को भेजे लेटर में खास तौर पर 14 दिन में बड़े फर्जीवाड़े का जिक्र है। यानी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हरिद्वार में लाखों लोग थे और 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान थे। उसी दौरान फर्जी रिपोर्ट बनाने का बड़ा खेल हुआ। ये एसआईटी के विवेक पे है कि जांच कैसे आगे प्रोग्रेस करती है। तो एसआईटी जांच चूंकि प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा उनको अब फर्दर निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और शिकायतें उनके पास आएगी वो जांच करेंगे। हरिद्वार कुंभ में 2 लैब ने फर्जीवाड़ा किया या सभी 22 लैब ने, अब एसआईटी को देखना है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जनता को हरिद्वार में हुई टेस्टिंग का सच बताना होगा कि आखिर अप्रैल महीने में कितने टेस्ट हुए, 4 लाख या 6 लाख, और उसमें सही कितने थे। और ये मुद्दा सदन में भी गूंजेगा। वहीं बीजेपी पारदर्शी जांच की बात कर रही है। आखिर जो लोग मरे हैं, जिनके परिवार लोग मरे हैं, या जो लोग प्रभावित हैं, जिनके बिजनेस डूब गए हैं, जो लोग खाने के लिए रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको ये जानने का हक है कि आखिर जांच हुई तो कितनों की हुई, कैसी जांच हुई, और जो लोग नॉर्म्स को पूरा नहीं करते उनको जांच करने का अधिकार दिया कैसे गया, उनको ये ठेके कैसे मिले, ये सारे जांच के विषय। और जनता का हक है, लोकतंत्र है। हमारी सरकार पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है, चाहे वो सदन के अंदर हो और चाहे सदन के बाहर हो। हरिद्वार कुंभ आयोजन के 2 महीने के भीतर ही सवालों में घिर चुका है। लापरवाही इतनी गंभीर है कि कई बार सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा और विपक्ष हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब सब कुछ एसआईटी पर निर्भर करेगा कि वो अपना शिकंजा कहां तक कस पाती है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कुंभ टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के बाद लाल चंदानी लैब भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर लैब ने याचिका दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। चंदानी लैब निदेशक मंडल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि लैब आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त है। मैक्स की ओर से लैब को जो काम दिया गया उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया गया, इसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। लैब के अनुसार उसका अनुबंध मैक्स से है, न कि सरकार से। उनके द्वारा जो भी आरटीपीसीआर जांच पर की गई, उनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के श्रम मंत्री आरक सिंह रावत और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने आरक सिंह पर डराने और धमकाने का आरोप लगाया है। सत्याल ने यहां तक कहा कि वो 42 साल से पार्टी के साथ हैं और उनके बचाव में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष आगे आए। बार बार धमकाने की प्रवृत्ति से या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 42 साल से संघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते संरक्षण देना चाहिए। श्रम बोर्ड में मंत्री अध्यक्ष के बीच चल रहे इस अहम के टकराव में गरीब श्रमिक पिस रहे हैं। करीब 2 दर्जन महिला श्रमिकों ने बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने 1.5 साल पहले कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग ली थी। बदले में इनको सिलाई मशीन और 5,000 रुपए मिलने थे, लेकिन बोर्ड में मचे घमासान के चलते इनकी फाइल ही गायब है। कौशल विकास की ट्रेनिंग देने वाली संस्था त्रिकोण सोसाइटी के अध्यक्ष और बीजेपी की यूथ विंग की प्रदेश प्रवक्ता नेहा शर्मा का कहना है कि उनकी सोसाइटी की करीब 35 लाख रुपए पर बोर्ड की देनदारी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2 साल हो गए, मैं 2019 में हमने ट्रेनिंग करी थी और जो है अभी तक उन लोगों ने बोला कि पैसा जो है मतलब ट्रेनिंग के तुरंत बाद मिल जाएंगे। अभी तक 2 साल पूरे हो गए, तीसरा साल चालू हो गया, पर अभी तक पैसे नहीं मिले। यूपी दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के दोषी बाहुबली नेता डीपी यादव को नैनीताल हाईकोर्ट से 2 महीने की शॉर्ट टर्म बेल और मिल गई है। पिछले दिनों 2 महीने डीपी यादव को मेडिकल ग्राउंड पर शॉर्ट टर्म बेल दी गई थी, जो 20 जून को खत्म हो गई है। आज सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस कोर्ट ने 2 महीने की बेल और बढ़ा दी है। शॉर्ट टर्म बेल को लेकर डीपी यादव ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आपको बता दें कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह पर लगा था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। और अब बात कर रहे हैं बारिश और बर्बादी की। तो श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के जलस्तर में डूबे स्नान घाटों पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जहां एसडीआरएफ तैनात की गई है, वहीं बारिश और बंद सड़कों के चलते कई साधु भी फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते बद्रीनाथ दर्शनों को जा रहे साधु असुरक्षित हो चुके स्नान घाटों पर ही डेरा डाले हुए हैं।
यहाँ पे लगातार पानी का जो लेवल है उसको चेक कर रहे हैं और जो लोग हैं पानी के किनारे उनको वो कर रहे हैं कि भाई पानी में नज़दीक ना आए, अलर्ट कर रहे हैं उनको कि थोड़ा दूरी रहे। और हमारे पास यहाँ पे दो लड़के करके हमारी जो टीम है, लाइफ बॉय है, अगर इनके कोई विक्टिम आता है तो हम उसको लाइफ बॉय के जरिए उसको सेफली निकाल सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए आए थे, मौसम खराब हो गया, यहाँ रुक गए। और डर क्या, गंगा माई है, बह रही है, हम रुके हुए हैं और कहाँ जाएगा। जब मौसम साफ होगा तब हम जाएंगे ऊपर। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH94 का चौड़ीकरण किया गया और चंबा में 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही अब आसपास के लोगों पर भारी पड़ रही है। 19 जून को हुई बारिश ने टनल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा गुरुड़ी गांव के पास टूट गया। लगातार हो रही बारिश से दरारें बढ़ रही हैं और लगातार सड़क टूट रही है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए कई बार BRO और जिला प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। SDM का कहना है कि BRO के साथ इसके लिए बैठक की गई है और संभावित क्षेत्र का एक्सपर्ट टीम द्वारा सर्वे कराया जाएगा। शुरुआत में कटिंग हुई थी, उसी दिन से मेरे मकान में दरार आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट की, इन्होंने 1 मीटर दीवार दी, फिर कंप्लेंट की, फिर उन्होंने 2 मीटर दी। ऐसे करते करते 10-20 बार इन्होंने दीवार दी। अभी भी आधी अधूरी छोड़ रखी दीवार। इसके पीछे खाली है, खाली मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी में अगर पानी भरेगा तो ये दीवार जाएगी, मकान भी जाएगा, सब मकान उधर वाले इधर वाले सब जाएंगे। की डिटेल रिपोर्ट मैंने जो है जिलाधिकारी महोदया को दी हुई है, उसमें हमने ये भी मेंशन करा है कि कहाँ कहाँ पर पुष्ट टूटे हैं जिससे मकानों को खतरा हो सकता है। तो वो इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है BRO को कि उसको जल्द से जल्द वो निर्माण करेंगे। चंपावत जिले में लगातार हो रही बारिश फिलहाल थम गई है, लेकिन लगातार लोहाघाट टू घाट हाईवे चौथे दिन भी टमटा बैंड के पास बंद है। वहीं जिले में 43 सड़कों का जिला मुख्यालय से अभी भी संपर्क कटा हुआ है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे के साथ ग्रामीण सड़कों को खोलने में वहां पर जुटी हुई है। पिथौरागढ़ का संपर्क दूसरे दिन भी कटा रहा है। सिराघाट रोड बंद होने के 24 घंटे बाद भी मार्ग खोलने की कोशिश नहीं की गई। सैकड़ों यात्री अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन PWD के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। किसी को भी परेशान यात्रियों की परवाह नहीं है। एक शव को भी लोग बोल्डरों के बीच से गुजार कर ले गए। तो 22 से ज़्यादा घंटे हो गए। हमारी जो मुख्य सड़क है, जो धारचूला मुंशारी डीडी हाट और पूरे बेरीनाग समेत पूरे क्षेत्र को जोड़ती है, तो वो बंद पड़ी है 22 घंटे से और वाहन खड़े हैं, यात्री सब परेशान हैं। ये तो बहुत घोर लापरवाही है। ऑलवेदर रोड में तब्दील होने के बाद पिथौरागढ़ टनकपुर NH हफ्ते भर से बंद है। वहीं से लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता MD जोशी का कहना है कि जिस ऑलवेदर रोड को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही थी, उसकी पोल बरसात की पहली बारिश ने ही खोल कर रख दी है। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज 1 हफ्ते से पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहने वाली रोड वो बंद है। टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर रोड में बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी उपलब्धि के अपने कसीदे पड़े थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं धीरे धीरे खत्म होते एक गांव की कहानी। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बसा तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। बरस्ता के सीजन में इस गांव में 100 से अधिक परिवारों पर हर वक्त मौत के बादल मंडरा रहे हैं। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर दारमा घाटी में बसे तिदांग गांव में प्रकृति ने जमकर सौंदर्य बिखेरा है। नदी, ग्लेशियर, हरे भरे पेड़ इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं। लेकिन यही प्रकृति इस गांव की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई है। हालांकि है कि एक समय में जो गांव नदी और नाले से 80 फीट ऊंचा हुआ करता था, आज धौली नदी उसके बराबर जा पहुंची है। तिदांग गांव को नीचे से धौली नदी काट रही है तो दाएं और बाईं तरफ से ग्लेशियर इसको अपनी चपेट में ले रहे हैं। हर साल नदी और ग्लेशियर के साथ आने वाले भारी मलबे से गांव नदी के करीब पहुंच गया है। ये तीनों नदी नालों से जो है कि हम लोग गिरे हुए हैं। हम कहीं से भी बच नहीं सकते हैं हम लोग। कि आप लोग ठीक सामने देखिए, ठीक सामने ही देखिए, यहाँ से पूरा पहाड़ों से पत्थर ग्लेशियर आते रहता है, आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमारे गांव लगभग अब कहीं भी जो है कि सुरक्षित नहीं है। तिदांग के लोगों का कहना है कि गांव को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी कुछ हुआ नहीं।
इस गांव की पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहीं से निकलकर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल ने आई सर्जन के रूप में राष्ट्रीय फलक में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर तितियाल ने देश की कई जानी मानी हस्तियों को रोशनी दी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इतनी बड़ी हस्ती से जुड़ा होने के बाद भी तिदांग गाँव साल दर साल प्रकृति के जलजले में सिमटता जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में ये गांव नक्शे से भी गायब हो सकता है और कारण ये है कि इनके गांव के नीचे साइड धौली नदी बहती है और गांव के दोनों साइड एक नाला होता है। ये जब भी बरसात के समय ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत भयंकर रूप लेती है। नदी और ग्लेशियर तिदांग गांव की 80% जमीन निगल चुके हैं। अब बचे हैं तो सिर्फ वो घर जिनमें सैकड़ों जिंदगियां 6 महीने रहने आती हैं। ये कहानी सिर्फ तिदांग गांव की नहीं है, बल्कि बॉर्डर के कई गांवों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। दारमा घाटी का तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। तकरीबन 100 परिवार इस गांव में रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ ये गांव एक तरफ धौली गंगा से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ नाला इसमें लगातार इस गांव को काट रहा है, जिस कारण इस गांव में कभी भी बड़ी आफत बरस सकती है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, तिदांग, पिथौरागढ़। और उत्तराखंड की खबरों को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर को दूसरा नोटिस गाजियाबाद पुलिस ने दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को एक और नोटिस भेजा है। ट्विटर इंडिया के एमडी को दूसरा नोटिस दिया गया है। मनीष महेश्वरी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। 24 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने के मामले में यहां पर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। इससे पहले भी एक नोटिस भेजा गया था और आज एक बार दूसरा नोटिस भेजा गया। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से बकायदा ट्विटर के द्वारा गाजियाबाद पुलिस को एक जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि जो पहले नोटिस भेजा गया है उसमें कुछ शब्दों में तब्दीली अगर करके भेजा जाए और फिर से अगर भेजा जाए तो उसके बाद इस मामले पे सोचा जा सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने फिर से एक दूसरा नोटिस भेजा है ट्विटर को, जिसमें कि ट्विटर इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनीष महेश्वरी, उनको बकायदा इस मामले में लिखा गया है और कहा गया है कि इस मामले पर जो पहले का रुख है ट्विटर इंडिया के द्वारा वो बहुत ज्यादा सही नहीं है और इस मामले पर अगर ट्विटर चाहता तो ये सांप्रदायिक तनाव का जैसा माहौल जो है वो नहीं बन पाता और उस ट्वीट को हटाया जा सकता था। लेकिन ट्विटर के द्वारा वो तमाम प्रक्रियाएं नहीं की गई, तो कहीं न कहीं ट्विटर पर जो इल्जाम लगे हैं उस तमाम मसलों पर पूछताछ के लिए 24 तारीख को 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और मनीष महेश्वरी जो एमडी हैं ट्विटर इंडिया के, उनको बुलाया गया है। और इस मामले में साफ तौर पे कहा गया है कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से नहीं बल्कि मनीष महेश्वरी को बिल्कुल। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।